नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, नोएडा स्थित ट्विन टावर आखिरकार चंद सेकंड्स के अंदर जमींदोज हो गया है। 13 साल में बनाई गई यह इमारत अनुमान के मुताबिक करीबन 9 से 10 सेकंड के समय में ही गिर गई। बिल्डिंग गिरते ही चारों तरफ मलबे का धुआं ही धुआं दिखने मिला। जब ट्विन टावर को गिराया गया तो यहां मौजूद लोगों को एक तेज धमाका सुनाई दिया। लोगों को धरती कांपती हुई महसूस हुई। देखते ही देखते पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया था। ताजा अपडेट के मुताबिक ट्विन टावर गिराए जाने से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाए गए सभी कदम सटीक बैठे हैं। ट्विन टावर में धमाका होते ही पूरी बिल्डिंग पलक झपकते ही नीचे गिर गई, लेकिन धूल का गुबार हर तरफ फैल गया। फिलहाल धूल को कम करने का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए पहले से ही तैनात किए गए स्मोक गन्स का सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा पानी का छिड़काव भी हो रहा है। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैमरा वन में देखिए, अलग अलग एंगल से ट्विन टावर के जमींदोज होती है तस्वीरें। ट्विन टावर 2:30 बजे धड़ाम से गिर गई है। आपको बता दें कि 32 माला ये इमारत काफी सालों से कुतुब मीनार को मुंह चिढ़ा रही थी, लेकिन अब ये जमींदोज हो चुकी है। पूरा मामला समझिए कि आखिरकार कब प्लॉट आवंटित हुआ। 2004 में सुपरटेक को प्लॉट आवंटित किया गया था। 2005 में बिल्डिंग प्लान मंजूर हुआ। दस मंजिल के 14 टावर्स बनाए जाने की अनुमति मिली थी, लेकिन इस अनुमति को दरकिनार करते हुए 2006 में सुपरटेक ने प्लान में तब्दीलियां करी। 11 मंजिल के 15 टावर्स बना लिए गए और इसके बाद नवंबर 2009 में फिर से प्लान चेंज किया गया और बनाई गई 24 मंजिल के 2 जुड़वा टावर्स, अपेक्स और सेन। लेकिन मार्च 2012 में 24 मंजिल को बढ़ाकर 40 मंजिल कर दिया गया। जब यह मामला बढ़ा, रोक लगी अपेक्स के, तब तक 633 फ्लैट बुक हो चुके थे। दिसंबर 2012 में मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंस्ट्रक्शन और पूरे मामले पर रोक लगा दी। एमरोल्ड हाउसिंग सोसाइटी के लोग भी हाईकोर्ट पहुंचे थे। अप्रैल 2014 में हाईकोर्ट ने टावर्स को गिराने के आदेश दे दिए थे। 14% ब्याज के साथ रकम लौटाने के भी आदेश थे। तो एक तरफ सूबे में बड़ी हलचल है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं वो भी समझिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम बालापार गोरखपुर के प्रथम स्थापना दिवस समारोह में शरीक हुए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने 22 अगस्त से चल रहे ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ महाराज और महंत अवैधनाथ की स्मृति व्याख्यान माला समारोह में संबोधित भी किया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ कार्य योजना बनाकर निर्णायक लड़ाई शुरू करी है। नशे के सौदागर वर्तमान पीढ़ी के भविष्य से खिलवाड़ ना कर सकें, इसके लिए ड्रग, जहरीली शराब के माफियाओं पर सख्ती के लिए कमर कस ली गई है। सीएम ने कहा कि सभी युवा सरकार के इस अभियान का हिस्सा बनकर प्रदेश को नशा मुक्त करने में सबकी योगदान की जरूरत है और सबके स्वास्थ्य का हम ख्याल रखेंगे। हम सब जानते हैं, ठीक 1 वर्ष पहले देश के तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से विश्वविद्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ था।
उस समय भी ऐसे ही मौसम था, बारिश थी और उस दौरान भी ये लगता था कि कार्यक्रम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम के देश से कैसे हम इन कार्यक्रमों को संपन्न करेंगे, एक बात थी। लेकिन प्रशासन के हौसलों ने और विश्वविद्यालय प्रशासन ने मिलकर के उस समय माननीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम को बहुत कुशलतापूर्वक किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय के सामने बने झंडी पार्क के भूमिगत पार्किंग के प्रवेश द्वार पर लगाई गई है। ये शहर की दूसरी प्रतिमा है जो इस साल पार्किंग स्थल पर लगाई गई है। प्रतिमा के अनावरण के बाद रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमारा और उनका रिश्ता बड़े भाई और छोटे भाई जैसा रहा, मुझको उनका अत्यधिक स्नेह मिला है। 1977 में वो स्वास्थ्य मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उन्होंने जिस तरह से भूमिका निभाई थी, उस समय मंत्रिमंडल में सर्वाधिक लोकप्रिय मंत्री अगर कोई था तो कल्याण सिंह ही थे। मैं हमेशा उन्हें बड़े भाई के तौर पर बुलाता रहा। किसी को डिमिन करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, किसी को छोटा दिखाने का उद्देश्य नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जिस प्रकार से उस भूमिका उन्होंने निभाई थी, सर्वाधिक लोकप्रिय मंत्री उस मंत्रिमंडल में यदि कोई था तो भाई साहब स्वर्गीय कल्याण सिंह। एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, प्रशासनिक क्षमता के मामले में उनकी साख उसी समय उत्तर प्रदेश में बन गई और उसके बाद संगठन में भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह किया। और मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूं कि संगठन में जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके साथ भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के लखनऊ आने से पहले उनके स्वागत की तैयारी शुरू हो चुकी है। सोमवार यानी कि कल भूपेंद्र चौधरी दिल्ली से लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए आने वाले हैं। लखनऊ पहुंचने पर वो पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, फिर पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे जहां हजारों की तादाद में मौजूद पार्टी कार्यकर्ता उनका स्वागत करने वाले हैं। भूपेंद्र चौधरी के स्वागत में पूरे लखनऊ में होर्डिंग्स लगा दी गई हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की स्वागत की तैयारी शुरू हो चुकी है। पार्टी कार्यालय के बाहर आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि जो होर्डिंग लगाई गई हैं चारबाग रेलवे स्टेशन से हजरतगंज चौराहे तक विशेष रूप से जो उनकी होर्डिंग, उनके स्वागत के लिए तमाम जो कार्यकर्ता नेता लगातार होर्डिंग लग रही हैं। कल उनको आना है, उसके पहले आप होर्डिंग आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर किस तरीके से होर्डिंग लगाई गई हैं। तमाम जो नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके चहीते लगातार होर्डिंग लगवा रहे हैं, अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करा रहे हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर का कार्यालय की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि भाजपा कार्यालय किस तरीके से सज और संवर रहा है, क्योंकि नए अध्यक्ष की जो स्वागत होना है, स्टेज बनाया जा रहा है। यहाँ पर जब रेलवे स्टेशन पर शताब्दी ट्रेन से उतरेंगे भूपेंद्र चौधरी तो वहाँ पर स्वागत समारोह होगा। उसके बाद पंडित दीनदयाल की प्रतिमा है केकेसी के पास, वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद पार्टी कार्यालय आएंगे। आप खुद तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां शुरू हो चुकी। जो पंडाल बनाया जा रहा वो मौसम को देखते हुए, नजाकत को देखते हुए बनाया जा रहा कि वाटर प्रूफ, अगर बारिश भी हो तो कोई आंच ना आए। और जिस तरीके से लगातार तैयारियां चल रही भूपेंद्र चौधरी को लेकर, पश्चिम में किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का 2022 में गठबंधन हुआ था, उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी, या फिर भूपेंद्र चौधरी के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी कि पश्चिम में किस तरीके से उस नेक्सस को तोड़ करके और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के जो सीटें हैं उसका लक्ष्य पूरा करे। कैमरा आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंत्री स्मृति ईरानी लेखपाल से बात करती हुई दिख रही हैं। दरअसल शनिवार को यूपी में अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जब कादूनाला स्मारक पर शहीदों को पुष्प अर्पित करके लौट रही थी, इसी दौरान गौतमपुर पहलवान गांव के रहने वाले करुणेश सिंह नाम के व्यक्ति ने अपनी अर्जी लेकर
स्मृति ईरानी के सामने वो अर्जी दाखिल करी। उन्होंने कहा कि पिताजी परिषदीय स्कूल में शिक्षक थे, उनकी मृत्यु हो गई, मां सावित्री देवी को पेंशन मिलनी है, लेकिन लेखपाल की तरफ से सत्यापन नहीं हो पा रहा है। इस पर स्मृति ईरानी ने लेखपाल का नंबर मांगा और सीडीओ ने उसे डायल किया। पहली बार डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद फिर से नंबर डायल किया गया तो लेखपाल दीपक कुमार केंद्रीय मंत्री को पहचान ही नहीं पाया। स्मृति ने सीडीओ को फोन दिया तो लेखपाल सीडीओ को भी नहीं पहचान सका। इस पर सीडीओ ने लेखपाल को विकास भवन आकर मिलने के लिए बुलाया है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश भर में आज आम आदमी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और घोटाले के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से पूरे देश भर में रेवड़ी बांटी गई है, 15 लाख करोड़ का घोटाला किया गया, उन सभी चीजों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में महंगाई और बेरोजगारी दोनों ही चरम पर है, उससे देश भर की जनता परेशान है। वहीं आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन और पदयात्रा को देखते हुए पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा काटा है। ये लखनऊ का आम आदमी पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं का आज हल्ला बोल है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे हल्ला बोल रहे हैं। इनका प्रदर्शन है। भारी मात्रा में आज पुलिस का भी तैनाती है, लेकिन कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास जारी है। पुलिस का कहना है कि हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे, सुरक्षा में चूक हो सकती है, तमाम तरह की सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का लगातार यहाँ से निकलना जारी है। हम कहेंगे कि देखिए, ये आम आदमी पार्टी का ये कार्यालय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे पुलिस जो है वो लगातार कोशिश में लगी हुई है कि इनको रोका जा सके। यहाँ पे जो ये प्रदर्शन निकाला गया है वो जिला अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव के नेतृत्व में ये प्रदर्शन निकाला गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं झड़प जारी है। ये तमाम वो कार्यकर्ता है, यहाँ पे तमाम अधिकारी हैं, एसआई लेवल के। ये देखिए किस तरीके से पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प जारी है। ये वैभव महेश, ये वैभव है, वैभव जो कि यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, ये वो है। ये देखिए कार्यकर्ताओं को कैसे जारी है। हम कोशिश करेंगे इनकी बातों को सुनने का, इनका कहना क्या है, इनकी मांगे क्या है। ये देखिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पे इनको लेके जा रही है। यहाँ पे तमाम पुलिस की जो है वो गाड़ियां खड़ी हैं। पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं। कल संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही नहीं बल्कि सूबे के तमाम अलग अलग जिलों में प्रदर्शन होगा और प्रदर्शन का मुद्दा बेरोजगारी होगा, भ्रष्टाचार होगा और भी तमाम मुद्दों की हम बात करने वाले हैं। हाथों में तख्तियां होंगी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, लेकिन फिलहाल पुलिस को यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नागवार गुजरा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मथुरा जिले से, जहां पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल मथुरा जिले में 2068 ऐसे लोगों के खाते में वृद्धावस्था पेंशन शिफ्ट हो गई है जिनकी मौत हो चुकी है। अब ऐसे बैंक खातों की पहचान करने के साथ ही पेंशन फंड की रिकवरी की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि 60 साल से ऊपर के वृद्धों को सरकार वृद्धावस्था पेंशन देती है। मथुरा में ऐसे 55,000 से ज्यादा वृद्ध हैं जो वृद्धावस्था पेंशन उठा रहे हैं। जिला प्रशासन ने मथुरा में वृद्धावस्था पेंशनर्स का सर्वे करवाया। इस सर्वे में चौंकाने वाली जानकारी मिली। सर्वे में 2068 ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इसके बावजूद उनके खाते में वृद्धावस्था पेंशन भेजी जा रही है। जितना सत्यापन हमें प्राप्त हुआ है, लगभग 60% के आसपास सत्यापन प्राप्त हुआ है, तो जिसमें 2000 लोग मृतक पाए गए। ये वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया है, हर साल होती है और 60 साल से ऊपर के वृद्ध लोगों को ही चूँकि ये पेंशन मान्य है, इसलिए इसमें मृत्यु होना लाजमी है और ये सत्यापन के दौरान ही हम लोगों को पता चलता है। तो अब उनकी पेंशन को रोक दिया जाएगा, चूँकि उनके पेंशन खातों में जाती है, उन खातों पर रोक लगवा के वहाँ से पैसा मंगवा के वापस प्राप्ति वर्ग में भी जमा करवा दिया जाएगा। जिला मुजफ्फरनगर के शाहपुर विकास खंड के गांव चांदपुर में पूर्व विधायक उमेश मलिक की निधि से बन रहे बारात घर पर सीडीओ ने जांच बैठा दी है। सीडीओ संदीप भागिया ने निर्माणाधीन बारात घर पहुंचकर उसका निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई खामियां भी मिली हैं। बारात घर में बहुत से निम्न क्वालिटी की सामग्रियां लगाई गई थी, जिसको लेकर अब सीडीओ ने जांच बिठा दी है। उन्होंने इस बारात घर की टेक्निकल जांच सहारनपुर मंडल के अधिकारियों से कराने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। पूर्व विधायक के बारात घर पर कार्रवाई के आदेश हैं, क्योंकि निरीक्षण के दौरान कई निम्न क्वालिटी के सामग्री मिली है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात उत्तराखंड की कर लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहाड़ी अंजीर कहे जाने वाले बेड़ू का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ प्रशासन की ओर से बेड़ू के उत्पादन को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन और खनिज एवं वनस्पतियों के संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वास्तव में बेड़ू स्वास्थ्य के लिए संजीवनी है, जिसके माध्यम से स्थानीय लोगों की ओर से अनेक रोगों का शमन किया जाता है। वहीं रुड़की में कांग्रेस पार्टी के अंदर अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आलम यह है कि मुट्ठी भर नेताओं में जमकर गुटबाजी हो रही है। पार्टी के कार्यक्रमों में भी कांग्रेस के नेता अलग थलग नजर आते हैं। अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रमुख समाज सेविका रश्मि चौधरी भी इस समय पार्टी नेताओं से बेहद नाराज हैं। रश्मि चौधरी का आरोप है कि उन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी की सेवा की, प्रत्येक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन पार्टी ने उन्हें हमेशा नजरअंदाज किया। रश्मि चौधरी ने आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ बड़े नेता कांग्रेस के नैया डुबोने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज माने जाने वाले नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तो टूट ही रहा है, साथ ही पार्टी भी बेहद कमजोर हो रही है। साथ ही रश्मि चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सब चाटुकारों की पार्टी बन गई है। मतलब मैंने पार्टी के लिए तन मन धन से काम किया है, डंडे झंडे उठाए। मैं पूरे उत्तराखंड में गई हूँ, दिल्ली गई हूँ मैं हजारों बार, और पूरा मैंने तन मन धन से काम किया पार्टी के लिए। और पार्टी कहीं पे भी वेटेज ना करे तो बहुत दुख का विषय है ये। और लोगों की बात कर रही हूँ, जो छोटे तबके के, जो छिछोरे 4 दिन से आए हुए नेता, और वो इस तरीके की बातें करे तो शोभा नहीं देती। नैनीताल जिला पर्यटन के लिहाज से अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए है। यहाँ कई तरह के बने हुए होटल्स, कॉटेज और होम स्टे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब जिले के कई पर्यटन स्थलों में मिट्टी के घर और कॉटेज भी बनने जा रहे हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र तो होंगे ही, साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल होने वाले हैं। आपको बता दें, नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने नैनीताल जिले में मिट्टी के घरों के निर्माण की पहल करी है। प्रशासन इसमें गिली मिट्टी फाउंडेशन की मदद ले रही है। तो वहीं गिली मिट्टी फाउंडेशन के संस्थापक शगुन सिंह ने बताया कि मिट्टी के घरों को एक अलग आर्किटेक्चर के साथ तैयार किया जाता है, जिससे इसमें गर्मी, बारिश और बर्फ का कोई भी असर नहीं होता। ये घर प्राकृतिक संसाधनों की मदद से बनाए जाते हैं और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। लोग गांव के गांव टेकअप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक गांव में हम एक ही स्ट्रक्चर बना के चलेंगे और एक व्यक्ति के लिए बनाएंगे। तो उसमें हम लोग इस बार से एक पूरे गांव को टेकअप कर रहे हैं। तो प्रथम चरण में लगभग 5 गांव को हम लोग टेकअप कर रहे हैं, जिसमें पंगोड़, मुक्तेश्वर, धारी, ओखलकांडा इस साइड के गाँव होंगे। और जो उसमें निर्माण में जो धनराशि का खर्च है वो काफ़ी कम है। एक तो इको फ्रेंडली है। तो नैनीताल में अब मिट्टी के भरे घर, जिनका आर्किटेक्चर आपको लुभाने के लिए काफी है। अगर आप इन घरों में रहेंगे, इन कॉटेजेस में रहने वाले हैं, तो ये एक्सपीरियंस आपको अलग होने वाला है, क्योंकि एक अलग तरीके का आर्किटेक्चर डेवलप किया गया है उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से, जिसमें धीरज गर्ब्याल साफ तौर पर, सीधे तौर पर पहल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पहल का हिस्सा भी बनिए, क्योंकि ये प्रकृति के लिए भी अच्छा है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी, और साथ में पर्यावरण के लिए भी। तो वहीं यूपी के मुरादाबाद में तेजी से लंपी वायरस के केसेस मिलने लगे हैं। पशुपालकों को अब अपने गौवंशों की चिंता सताने लगी है। इसको लेकर सरकार ने पशुपालन विभाग को गौवंशों की सुरक्षा के हर संभव उपाय अपनाने को कहा है। लंपी वायरस मवेशियों में होने वाला पॉक्स रोग है। इसके लिए बकरियों को लगाई जाने वाली पॉक्स वैक्सीन गायों पर भी काफी कारगर हो रही है। प्रशासन लंपी वायरस पर पूरी तरीके से सतर्क हो गया है, जिसके चलते चिकित्सालयों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। लंपी वायरस को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और अपील की जा रही है कि लक्षण मिलने पर पशु चिकित्सालयों को जानकारी जरूर दे दें।
साथ में आपको बता दें कि इस समय मुरादाबाद के जो 18 ब्लॉक हैं उसके करीबन 23 से ज्यादा गांव लंपी वायरस से इफेक्टेड हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस विषय को देखते हुए पशुओं के आवागमन पर पहले से ही रोक लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद हालातों में काबू नहीं पाया जा रहा है और प्रशासन बार बार ये अपील कर रहा है कि अगर इस तरीके के लक्षण आपको अपने पशुओं में नजर आ रहे हैं तो तत्काल प्रभाव से चिकित्सकों से कंसर्न कीजिए और ताकि जल्द से जल्द इस परिस्थिति से निपटा जा सके। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपनों और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।